नमस्कार दोस्त। करनाल के नायब तहसीलदार राहुल बुरा ने अपने पद से रिजाइन कर दिया। मात्र 2 साल की नौकरी और उसके बाद अचानक से उनका इस तरह से रिजाइन करना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इन सवालों के मायने तब और ज्यादा हो जाते हैं जब कोई मामला सीएम सिटी से जुड़ा हुआ हो, यानी करनाल से। क्योंकि जैसा आपको मालूम है, करनाल सीएम मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है और मनोहर लाल खट्टर अक्सर कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, और यह सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रख भी रही है। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि एक थोड़े से अंतराल में ही करनाल के 2 तहसीलदार विजिलेंस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिसमें एक राजबक्स है और एक मिस्टर सिंगला। राजबक्स अब जमानत पर बाहर है और सिंगला अभी जेल में है। लेकिन अचानक से राहुल बुरा अपना पद छोड़कर चले जाते हैं। इनके पद छोड़ने को लेकर तमाम तरह की कयास लगाई जा रही है, लेकिन द न्यूज इनसाइडर ने एक आरटीआई लगाई थी और कहीं न कहीं मेरा ऐसा मानना है कि राहुल बुरा के रिजाइन के पीछे यह आरटीआई एक बड़ा काम कर रही है या एक बड़ा कारण बनकर सामने आ रही है। जो आरटीआई हमने लगाई थी वह आरटीआई दरअसल करनाल के उन कुख्यात लैंड माफिया, उन सत्ता से जुड़े हुए लोग और विपक्ष के उन लोग और अधिकारियों की एक कारगुजारी के बारे में थी, जिसके बारे में शायद राहुल बुरा चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए, या फिर किसी न किसी स्तर पर राहुल बुरा ने भी इन लैंड माफिया का इस गड़बड़ी में साथ जाने या अनजाने में दिया था। अब चूंकि आरटीआई लग चुकी है और इस आरटीआई का इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो शायद वह पद छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इस मानने की बड़ी वजह यह है कि करनाल की जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, यह बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी है और इसमें ना सिर्फ करोड़ों का खेल हो रहा, बल्कि कहना गलत नहीं होगा कि शुरुआती स्टेज में ही इसमें ब्लैक यानी कि काले धन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और इस काले धन का इस्तेमाल करने वाला शहर का एक अति प्रमुख आदमी, जो अपने आप को पूरी तरह से श्वेतपोश करार देता है, शहर की राजनीति में लगातार सक्रिय है, और वह आदमी सीधे सीधे तौर पर इस मामले में जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि करनाल के सेक्टर 16 में एक राइस मिल है, करनाल राइस एंड जनरल मिल नाम का यह मिल अब खत्म हो चुका, लेकिन इसकी जमीन बेहद कीमती जमीन है, क्योंकि यह जमीन सेक्टर 16 के मध्य में स्थित है। जमीन की कमर्शियल वैल्यू है और इसकी कमर्शियल वैल्यू को देखते हुए ही शहर के इस भू माफिया की नजर इस जमीन पर पड़ती है और बहुत ही साजिशाना तरीके से इस जमीन पर एक कमर्शियल कॉलोनी विकसित करने का एक प्लान बनता है। अपनी छानबीन में जो तथ्य सामने आए हैं, वह तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में किस तरह से भू माफिया काम करता है और किस तरह से भू माफिया के साथ अधिकारी या तो मिले हुए हैं, उन पर दबाव है, उन पर डर है, या फिर उन्हें किसी लालच में फंसाकर उनसे इस तरह के काम कराए जा रहे हैं। करनाल राइस मिल की जिस जमीन की मैं बात कर रहा हूं, यह जमीन बेचने वाले हैं स्वर्गीय तेजेंद्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह पुत्र लाभ सिंह। इस जमीन का बयाना हुआ है और बयाने में 21 करोड़ रुपए की राशि इस जमीन की तय की गई है। इसकी खेवट है 1925 1874, खतौनी नंबर 1981, खसरा नंबर 4187। कुल जमीन 3 बीघे 6 बिस्वे। इसी के साथ लगती दूसरी जमीन खेवट नंबर 1325 बटे 1290, खतौनी नंबर 2085, खसरा नंबर 4188, और मोटा मोटा हम यह कह सकते हैं कि यह जमीन 2 एकड़ के आसपास। जमीन को खरीदने वाला लैंड माफिया इस जमीन को 13,000 रुपए प्रति गज के हिसाब से बेचना चाह रहा है। और अगर इस तरह से देख लें तो हम यह जमीन जो 21 करोड़ रुपए में खरीदी गई है, उस जमीन की कीमत सीधे सीधे 42 करोड़ रुपए बैठ रही है। 21 करोड़ रुपए का यह घोटाला बहुत ही आसानी से और कुछ ही दिनों में अंजाम में दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैंड माफिया किस तरह से अपने पैसे को चंद दिनों में ही डबल करने की जुगत किस तरह से लगा रहा है। इस जमीन को खरीदने वाले में पहले शख्स का नाम आ रहा है, यह कोई मुकेश पुत्र रामलाल साथ का निवासी बताया जा रहा है। इसकी सत्यता जानने के लिए ही मैंने एक आरटीआई लगाई थी और इस आरटीआई में मैं यह जानना चाह रहा था कि क्या इस मिल की जमीन पर कोई अवैध कॉलोनी काटने की योजना बन रही है, क्या तहसील के पास इस तरह की जानकारी है। मैंने कई सारे सवाल अपने आरटीआई में लगाए थे और वह सारे सवाल इस तरह के थे कि आरटीआई के माध्यम से तहसील के उन जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा करना था, जो किसी न किसी स्तर पर रजिस्ट्री के काम से जुड़े हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस जमीन के रेट 2 तरह से तय किए गए हैं, एक 30,000 रुपए गज है, एक 50,000 रुपए गज है। 50,000 रुपए गज की जमीन को, जो फ्रंट की जमीन है, उसे 50,000 रुपए गज में बेचने की योजना है।
या वो 50,000 रुपए गज बेची भी जा रही है, और जो पीछे की जमीन है जिस पर की दुकानें विकसित की जानी है उसकी कीमत 30,000 रुपए गज रखी गई। जमीन को खरीदने में जो बयाना किया गया था वह तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए में किया गया था। इसमें भी सनसनीखेज और चौंकाने वाली बात यह है कि 1 करोड़ रुपया कैश में दिया गया। अब ये कैश का रुपया कहां से आया? द न्यूज इनसाइडर इस पर बार बार सवाल उठाता रहा है कि भूमाफिया के पास कैश में जो पैसा दिया जा रहा है वह पैसा आता कहां से है। दरअसल यह पूरा पैसा ब्लैक का पैसा है, हवाला का पैसा है। यह पैसा उन भ्रष्ट अधिकारियों का है जो रिश्वत लेकर इस पैसे को इकट्ठा करते हैं और फिर बहुत ही साजिशाना तरीके से इस पैसे को भूमाफिया के साथ मिलकर जमीन की खरीद में इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर अवैध और कच्ची कॉलोनियां विकसित करते हैं, और वहां से जो पैसा आता है उस पैसे से अपने इस ब्लैक के पैसे को डबल या 3 गुना तक करते हैं। इस पैसे की कहीं कोई जांच नहीं होती, यह पैसा कहीं रिकॉर्ड में नहीं आता। हालांकि केंद्र सरकार ने नोटबंदी कर यह दावा किया था कि ब्लैक के मनी पर रोक लगेगी, लेकिन करनाल में भूमाफिया की कारगुजारी देखकर ऐसा लगता है कि नोटबंदी के बाद भी लैंड माफिया की इस कारगुजारी पर कोई रोक नहीं लगी। 1 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती। 1 करोड़ रुपया ब्लैक में जुटाना कितनी बड़ी रकम है इसका अंदाजा हम सहज ही लगा सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि इस मिल की जमीन को बेचने वाले जिस ऑनर ने यह पैसा लिया उसने भी यह पैसा ब्लैक में लिया, यानी कि किसी न किसी स्तर पर पूरे भ्रष्टाचार का यह पैसा एक ब्लैकमेल के हाथ से निकलकर दूसरे ब्लैकमेलर के पास पहुंच गया या काला धन का काम करने वाले के पास पहुंच गया है। इस जमीन का जो बयाना दिया गया है उस बयाने के मुताबिक दिसंबर 2022 तक इस जमीन की रजिस्ट्री बनानी है, यानी कि इसकी जमीन की रजिस्ट्री करनी है। लेकिन हमें यह जानकारी मिली है कि जमीन को खरीदने वाले लैंड माफिया ने यहाँ पर 60% से ज्यादा प्लॉट बेच दिए हैं और रजिस्ट्री की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि अभी बयाने पर ही यह जमीन आगे बिक रही है। और जब बयाने मुकम्मल हो जाएंगे और इस बयानों के बाद इस जमीन की रजिस्ट्री सीधे उन खरीदारों के नाम करा दी जाएगी जिन खरीदारों ने यहाँ पर प्लॉट लिए थे। दोस्तों, आपको यह लग रहा होगा कि हम क्यों इस मामले को उठा रहे हैं। दरअसल मेरा उद्देश्य यह है कि मैं यह बताना चाह रहा हूं कि करनाल में भ्रष्टाचार किस लेवल पर है और किस तरह से अधिकारी इस भ्रष्टाचार में या तो लिप्त है, या तो उनके ऊपर कोई दबाव है, या डर है, या उन्हें किसी लालच में इस पूरे गिरोह ने अपने जाले में फंसा रखा है। जब पिछले दिनों विजिलेंस ने तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी विक्रम सिंह को पकड़ा था तो उन पर यह आरोप लगे थे कि वह सीधे सीधे लैंड माफिया के साथ जुड़े हुए हैं। राजबख्श के बारे में तो यहां तक कहा जा रहा है कि वह कई कॉलोनियां काट रहे हैं और कई कॉलोनियों में उनकी सीधी सीधी हिस्सेदारी है। राजबख्श और डीटीपी विक्रम सिंह ने किस तरह से काले धन को जुटाया था और किस तरह से इस लैंड माफिया के साथ मिलकर धन अर्जित किया था, इसकी जांच अब ईडी कर रही है। लेकिन अभी भी राजबख्श की बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जिस पर ईडी की नजर नहीं है और राजबख्श ने इस तरह की जमीन किसी दूसरे या तीसरे आदमी के नाम पर खरीद रखी है और उसमें अपनी काले धन की कमाई को इन्वेस्ट कर रखा है। इतना ही नहीं, जब भी शहर में कोई अवैध कॉलोनी या अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित होता है तो यह न सिर्फ शहर का पूरा मास्टर प्लान बिगाड़ता है, बल्कि होता यह है कि एक टाइम के बाद जब यह कॉलोनी 30% 40% विकसित हो जाती है तो यहाँ मकान खरीदने वाले लोग या दुकान खरीदने वाले लोग बार बार यह चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि उन्हें सुविधाएं दी जाएं। लैंड माफिया जिसने इस कॉलोनी में इन्वेस्ट कर अपनी रकम को 2 गुना 3 गुना 4 गुना किया, उसके लिए तब मौका होता है कि वह किस तरह से यहाँ से और ज्यादा पैसे कमाए। दरअसल इस खेल के पीछे होता यह है कि लैंड माफिया तब भी यहाँ पर अपने प्लॉट रख लेता है और जो जमीन यहाँ जिन लोगों ने जमीन यहाँ पे खरीदी है, जिन्होंने प्लॉट यहाँ पे खरीदे हैं, वो लोग चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, सरकार से बार बार आग्रह करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें सुविधाएं दी जाएं। उन्हें नहीं पता था कि यह अवैध कॉलोनी है। चूंकि कुछ सरकार से जुड़े हुए नेता या सरकार के नेता जो स्थानीय नेता हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो विपक्ष में हैं और बात बात पर यह बात दावा करते हैं कि वह सरकार का विरोध करेंगे, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, लेकिन यह नेता भी सरकार से जुड़े हुए नेता के साथ मिले हुए हैं और दोनों की मिली भगत के बाद एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस तरह की कॉलोनियों को नियमित करने का खेल शुरू हो जाता है। और यह खेल आप कई बार देख चुके होंगे कि सरकार अक्सर घोषणाएं करती है कि कच्ची कॉलोनी को पक्का किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा। अब किसी भी कॉलोनी को यदि पक्का किया जाता तो आप सोचिए कि आपके हिस्से का या शहर के हिस्से का डेवलपमेंट का पैसा जो शहर के डेवलपमेंट में खर्च किया जाना था, आपके सेक्टर में या जहां पर आपने जिस वैध कॉलोनी में आपने एक भारी पैसा खर्च करने के बाद प्लॉट मकान लिया है, वहां पर इस पैसे को खर्च किया जाना था, वहां की डेवलपमेंट के लिए इस पैसे को खर्च किया जाना था, वहां पार्क विकसित करने के लिए इस पैसे को खर्च किया जाना था, वहां लाइटिंग पे इस पैसे को खर्च किया जाना था, वहां की सड़कों के लिए इस पैसे को खर्च किया जाना था। लेकिन
वह पूरे का पूरा पैसा जो आपके हिस्से का पैसा था वह इस तरह की अवैध कॉलोनियों को विकसित करने में खर्च कर दिया जाता है। सोचिए कि आपके हिस्से का पैसा किस तरह से और कहां खर्च हो रहा है, और खर्च में किस तरह से शहर का लैंड माफिया, शहर के भ्रष्टाचारी, शहर के हवाला कारोबारी किस तरह से अपने मुनाफे को 3 गुना, 4 गुना और 5-5 गुना तक कर रहे हैं, और किस तरह से वह अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। हम इस तरह के लैंड माफिया को एक्सपोज करना चाह रहे हैं। हम सरकार को बता सकें कि कहां कहां किस तरह की अवैध कॉलोनियां कट रही हैं और किस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं। शहर बहुत छोटा सा शहर है और ये बातें किसी से छिपी नहीं रह सकती कि कौन आदमी किस तरह से इस अवैध कॉलोनियों के माफिया में, इस अवैध कॉलोनियों के लैंड माफिया में किस तरह से क्या क्या भूमिका अदा कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। कल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन अवैध कॉलोनियों के सौदे किए जा रहे हैं और एक शहर के जाने माने आदमी ने किस तरह से स्वयं के हस्ताक्षर से इस मिल की जमीन पर एक प्लॉट का सौदा किया है। उसके कागज आने अभी बाकी हैं। कागज जैसे ही आते हैं तो हम आपसे इस बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे, और मेरा आपसे वायदा है कि इस कॉलोनी का मामला मैं लगातार उठाता रहूंगा। हम डीटीपी से भी यह सवाल करेंगे कि मिल की जमीन पर कोई अवैध कॉलोनी विकसित ना हो, इसे लेकर वह क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं। इसको लेकर भी द न्यूज इनसाइडर आज ही एक शिकायत डीटीपी करनाल को देगा, ताकि राइस मिल की इस जमीन पर जो अवैध कॉलोनी या अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काटने की योजना बन रही है वह उस योजना पर रोक लग सके। धन्यवाद दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।